अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी फेडरल बोर्ड चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का और ये वीडियो लेक्चर चैप्टर 2 का पहला लेक्चर है और इसके अंदर हम केमिकल कंपोजिशन और प्रोटोप्लाज्म को डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को फ्रेंड और फेलोज के साथ शेयर करें। तो चलें बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि हमने इस टॉपिक के अंदर वीडियो लेक्चर के अंदर किन चीज़ों को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बायोमॉलिक्यूल्स की। बायोमॉलिक्यूल्स को डिफाइन करना है और कुछ एग्जांपल देखनी है। उसके बाद प्रोटोप्लाज्म की कंपोजिशन को डिस्कस करेंगे। तो जहाँ तक बात बायोमॉलिक्यूल्स के, तो बायोमॉलिक्यूल्स जो हैं ये वो मॉलिक्यूल्स हैं दैट अकर इन द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। वो वाले मॉलिक्यूल्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज़ में पाए जाते हैं उनको बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। और ये जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं इनकी चंद मोटी मोटी एग्जांपल में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, डीएनए और आरएनए वगैरह बायोमॉलिक्यूल्स में आते हैं। इसके अलावा वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया वगैरह भी बायोमॉलिक्यूल्स में आते हैं। तो वैसे तो बेतहाशा है ये, लेकिन चंद एक एग्जांपल्स आपको पता होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, जो इस वीडियो लेक्चर का मेन टॉपिक है। तो इस कंपोजिशन में हम पहले प्रोटोप्लाज्म को डिफाइन कर लेते हैं ताकि हमें पता हो प्रोटोप्लाज्म क्या है। तो सेल का जो लिविंग कंटेंट है उसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म इज द लिविंग कंटेंट ऑफ सेल और इसके अंदर जो है दो पार्ट्स हैं, एक साइटोप्लाज्म और दूसरा न्यूक्लियोप्लाज्म। और ऑलमोस्ट ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शंस अकर इन द प्रोटोप्लाज्म। सेल के सारे प्रोसेसेस, बायोकेमिकल प्रोसेसेस वो इसी प्रोटोप्लाज्म में ही हो रहे होते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म सेल का लिविंग कंटेंट है। दो पार्ट साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म, दो पोर्शंस हैं, दो पार्ट्स हैं प्रोटोप्लाज्म के। अच्छा जी, नेक्स्ट अब हम मेन आते हैं कंपोजिशन के ऊपर। प्रोटोप्लाज्म को डिफाइन करने के बाद कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। तो जो प्रोटोप्लाज्म है लिविंग थिंग्स का वो बायो एलिमेंट्स से बना है। ठीक है, कुछ एलिमेंट्स हैं जिनको हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं। वो तमाम एलिमेंट्स जो लिविंग थिंग्स के प्रोटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, ये लिविंग थिंग्स का बायोमास बनाते हैं, ये लिविंग थिंग्स को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। उन एलिमेंट्स को बायो एलिमेंट्स कहते हैं। और उन बायो एलिमेंट्स से बनने वाले जो कंपाउंड्स हैं उनको बायोलॉजिकल कंपाउंड्स कहा जाता है। यानी प्रोटोप्लाज्म के अंदर बायो एलिमेंट्स हैं और बायो एलिमेंट्स से बने हुए बायोलॉजिकल कंपाउंड्स हैं। और ये जो बायोलॉजिकल कंपाउंड्स हैं इसमें कुछ ऑर्गेनिक नेचर के हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं कोवलेंट नेचर होते हैं, तो दे आर इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स और इनको बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कहेंगे। लेकिन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के चूँकि मॉलिक्यूल्स नहीं होते तो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स। पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की सूरत में, मिनरल्स की सूरत में इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कोवलेंट इन नेचर हैं, उनके मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो उनके मॉलिक्यूल्स बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं बायो एलिमेंट्स की। तो जैसे ऊपर हमने बात की है बायो एलिमेंट्स को डिफाइन हम कर चुके कि बायो एलिमेंट्स जो हैं ये वो एलिमेंट्स हैं दैट मेक द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट मेक द बायोमास ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट मेक द प्रोटोप्लाज्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। उन एलिमेंट्स को हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं। जब बात इनके नंबर की है तो 9th के अंदर आपने सीखा कि 16 बायो एलिमेंट्स हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आप ब्रॉड वे में आप देखोगे 92 नेचुरल एलिमेंट्स हैं। 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स में से 25 बायो एलिमेंट्स हैं। टोटल 25 एलिमेंट्स हैं जो तमाम ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करने के बाद, उसमें बैक्टीरिया, फंजाई, उसमें एनिमल्स, प्लांट्स, हर तरह के ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करने के बाद पता चला कि 25 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज़ में होते हैं। तो टोटल 25 बायो एलिमेंट्स हैं। अब टोटल 25 बायो एलिमेंट्स में 16 बायो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो ह्यूमन की बॉडीज़ के अंदर मौजूद हैं, जो ह्यूमन का प्रोटोप्लाज्म कंस्टिट्यूट करते हैं। तो जो 9th के अंदर आपने सीखा था कि 16 बायो एलिमेंट्स हैं वो एक्चुअली ह्यूमन बॉडी के बायो एलिमेंट्स हैं। टोटल 25 बायो एलिमेंट्स हैं। उन टोटल 25 में से 16 बायो एलिमेंट्स जो हैं वो ह्यूमन की बॉडी में पाए जाते हैं। जहाँ तक बात इनकी टाइप्स की है तो जो बायो एलिमेंट्स हैं 16 बायो एलिमेंट्स, ये 25 बायो एलिमेंट्स, इनको आप 3 टाइप्स में 3 कैटेगरीज के अंदर प्लेस कर सकते हैं। वो 3 टाइप्स कौन सी हैं? एक टाइप कहलाती है मेजर बायो एलिमेंट्स। तो ये जो 16 बायो एलिमेंट्स हैं इनमें से 6 ऐसे हैं जो बॉडी का 99% बनाते हैं। 6 बायो एलिमेंट्स मेक द 99% ऑफ द बॉडी, 99% ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। लिहाजा इनको हम मेजर बायो एलिमेंट्स कहते हैं कि इनका कंट्रीब्यूशन जो है वो सबसे ज़्यादा है। ये 99% मिलकर बॉडी को कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं। इसमें ऑक्सीजन 65% है, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन
3%, कैल्शियम 2% एंड फास्फोरस 1%। ये 9th के अंदर भी आपने पढ़ के आए, आप वहाँ से आपको कुछ याद होगा, और नहीं भी याद तो यहाँ से आपने इनको याद रखना है, MCQs में पूछा जा सकता है। यही चीज़ जो ऊपर हमने सिंपल लिखी यहाँ एक चार्ट की सूरत में आपके सामने है। देखें, ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा, दूसरे नंबर के ऊपर कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फास्फोरस, और फिर उनकी परसेंटेजेस, इनको आपने याद रखना है, MCQs में पूछी जा सकती हैं। दूसरी जो टाइप है वो माइनर बायो एलिमेंट्स की है। माइनर बायो एलिमेंट्स जो हैं ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी परसेंटेज जो है वो लेस देन 1% है, यानी 16 बायो एलिमेंट्स में से वो बायो एलिमेंट्स जो लेस देन 1% प्रोटोप्लाज्म में मौजूद हैं, इनको हम माइनर बायो एलिमेंट्स कहते हैं। इन माइनर बायो एलिमेंट्स में पोटेशियम है 0.35%, सल्फर है 0.25%, क्लोरीन है 0.15%, जितना क्लोरीन है उतना ही सोडियम है 0.15%, क्योंकि क्लोरीन और सोडियम का जो बेसिक सोर्स है वो NaCl है। हमारी बॉडी के अंदर सोडियम और क्लोरीन जो है वो सोडियम और क्लोरीन के जो आयंस हैं वो आते हैं सोडियम क्लोराइड मिनरल्स है। तो सोडियम क्लोराइड में एक सोडियम है, एक क्लोरीन है, तो जितना सोडियम है उतना ही क्लोरीन, क्योंकि बेसिक सोर्स एक ही है NaCl, उसमें एक यूनिट Na तो एक यूनिट Cl, NaCl। तो नेक्स्ट जो है वो मैग्नीशियम है, दैट इज 0.05%। इनकी परसेंटेज याद रखना आसान है, देखिए 0.35%, फिर 10 का आप डिक्रीज़ करें तो 0.25, फिर 10 का डिक्रीज़ करें तो 0.15, और जितना क्लोरीन होगा उतनी सोडियम होगा वो भी 0.15, फिर 10 का डिक्रीज़ करें तो 0.05, तो 10 का डिक्रीज़ हो रहा है। अब हम बात करेंगे तीसरी टाइप की जो है ट्रेस एलिमेंट्स हैं। तो ट्रेस एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स हैं जिनकी अक्रेंस, जिनकी परसेंटेज 0.01% से कम हो। ऊपर माइनर बायो एलिमेंट्स जो लेस देन 1% थे, और ये 0.01% से भी कम अगर कोई एलिमेंट जो है प्रोटोप्लाज्म में मौजूद है तो ट्रेस बायो एलिमेंट कहलाएगा, क्योंकि बहुत कम परसेंटेज में है तो इसलिए इनको ट्रेस एलिमेंट कहा गया। इनकी एग्जांपल्स में आयरन, कॉपर, मैंगनीज, जिंक और आयोडीन शामिल है। अब कुछ ट्रेस एलिमेंट्स हैं जो सारे ऑर्गेनिजम्स को चाहिए। एग्जांपल आयरन है, आयरन इज रिक्वायर्ड बाय ऑल फॉर्म्स ऑफ द लाइफ, जबकि अदर ट्रेस एलिमेंट्स जो हैं वो कुछ स्पेसिफिक स्पीशीज़ को ही चाहिए होते हैं। इस एक स्पीशीज़ में कोई स्पेसिफिक ट्रेस एलिमेंट, मैंगनीज हो सकता है, किसी में जिंक हो सकता है, लेकिन आयरन एक ऐसा ट्रेस एलिमेंट है जो तमाम ही ऑर्गेनिजम्स की प्रोटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होगा। तो ये तो किस्सा था, बायो एलिमेंट्स का डिफाइन किया और फिर उनकी टाइप्स को देखा। अब हम बात करते हैं बायो एलिमेंट्स से बनने वाले बायो मालिक्यूल्स, बायोलॉजिकल मालिक्यूल्स, बायो मालिक्यूल्स और कुछ फंडामेंटल बायो मालिक्यूल्स की। तो जो फंडामेंटल बायो मालिक्यूल्स हैं ये 4 हैं। इनमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड शामिल है। और ये हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है बायोलॉजिकल मालिक्यूल्स का, ये बेसिकली इन्हीं 4 फंडामेंटल बायो मालिक्यूल्स के ऊपर बेस करता है। अब हमने 1 बाय 1 इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेना है। इसी चैप्टर में इन चारों बायो मालिक्यूल्स को डिटेल्स शामिल हैं, लेकिन जस्ट स्टार्ट में इनका इंट्रोडक्शन। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये सेल इंक्लूजन्स में पाए जाते हैं। सेल इंक्लूजन्स आगे हमने पढ़ना है, मतलब सेल ने कुछ सब्सटेंसेस को स्टोर कर लिया है इन द फॉर्म ऑफ ग्रैन्यूल्स, उनको इंक्लूजन्स हम बोलते हैं। तो फाइंड इन सेल इंक्लूजन्स, और इनको यूज़ किया जाता है एज अ फ्यूल फॉर द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। कार्बोहाइड्रेट्स यूजली इनको एनर्जी प्रोडक्शन में, सेल रेस्पिरेशन में इस्तेमाल किया जाता है। बेहतरीन एग्जांपल ग्लूकोज की है, जो ग्लूकोज उसका ब्रेक डाउन होता है ग्लाइकोलाइसिस और बाकी फिर क्रेब्स साइकिल और फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जरिए उससे एनर्जी जो है वो हासिल की जाती है। अगली जो कैटेगरी है वो प्रोटीन्स की है। प्रोटीन्स जो है ये मेम्ब्रेन्स में मौजूद हैं, राइबोसोम जो है उनमें भी मौजूद हैं, साइटोस्केलेटन भी प्रोटीन्स मौजूद हैं। इसके अलावा एंजाइम्स जो हैं वो भी प्रोटीन्स के बने होते हैं। प्रोटीन का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल रोल है। फिर लिपिड्स को देख लें तो लिपिड्स जो है ये स्ट्रक्चरल पार्ट है मेम्ब्रेन्स का। लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन्स में मौजूद हैं। इसके अलावा लिपिड्स जो हैं इनको भी स्टोर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन्स, इन द फॉर्म ऑफ ग्रैन्यूल्स। फिर लिपिड्स जो हैं ये रिजर्व एनर्जी सोर्स के तौर पर एक्ट करते हैं, यानी एक ऑर्गेनिज्म जो है उसकी बॉडी में अगर फूड स्टोर करनी है तो मोस्टली लिपिड्स के फॉर्म में फूड स्टोर की जाती है। तो ये रिजर्व एनर्जी सोर्स हैं। फिर लिपिड्स जो हैं ये शेप भी प्रोवाइड करते हैं, बॉडी को
प्रोटेक्ट भी करते हैं, बॉडी को इंसुलेट भी करते हैं। और बॉडी चूँकि सेल से बनी होती है तो आप कह सकते हैं ये सारे काम जो है वो सेल्स में लिपिड परफॉर्म करते हैं, यानी सोर्स, रिजर्वायर, रिजर्व एनर्जी सोर्स, फिर शेप, प्रोटेक्शन, इंसुलेशन। सेल ऑर्गेनिज्म बनाता है तो ये फंक्शन ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर चौथी कैटेगरी जो है वो न्यूक्लिक एसिड्स की है। न्यूक्लिक एसिड में डीएनए और आरएनए शामिल है। तो डीएनए जो है वो प्रेजेंट है क्रोमोसोम्स में और ये कंट्रोल करता है सेल की तमाम एक्टिविटीज़ को। जो आरएनए है ये न्यूक्लियोप्लाज्म में मौजूद है। आपको पता है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस हम पढ़ चुके हैं, तो उसका एक पार्ट है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म का एक पार्ट होता है न्यूक्लियोलिस। तो न्यूक्लियोलिस, वहाँ पे न्यूक्लियोलिस वाली जगह पे प्रोटीन जो है और आरएनए, राइबोसोमल आरएनए जो है वो सिंथेसाइज होते हैं, उनको मिला के राइबोसोम बना दिया जाता है। तो ये जो आरएनए है न्यूक्लियोलिस में और न्यूक्लियोप्लाज्म में मौजूद होते हैं। और फिर वहाँ पे जब न्यूक्लियस के अंदर इनका सिंथेसिस होता है आरएनए मॉलिक्यूल्स का, तो फिर इनको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म में भी आरएनए के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं और ये ट्रांसमिट करते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द राइबोसोम इन साइटोप्लाज्म। और फिर उस जेनेटिक इंफॉर्मेशन को यूज़ करके प्रोटीन सिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म किया जाता है। आपको पता है कि डीएनए के ऊपर जीन्स मौजूद हैं, तो डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है न्यूक्लियस के अंदर। फिर मैसेंजर आरएनए को न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में राइबोसोम के पास ट्रांसपोर्ट किया जाता है ताकि राइबोसोम मैसेंजर आरएनए के ऊपर मौजूद मैसेज को डिकोड करके, ट्रांसलेट करके प्रोटीन सिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म कर सके। ये एक और टेबल है नीचे, ये टेबल भी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ख़ासतौर पे एंटी टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ से एमसीक्यू जो है वो बनता है। एंटी टेस्ट में तो आम तौर पे यहाँ से इस टेबल से एमसीक्यू देखने में मिलता है, लेकिन आपका जो बोर्ड का पेपर है उसके लिए भी यहाँ से एमसीक्यू हो सकता है। तो वाटर जो है वो बैक्टीरियल सेल में और मैमेलियल सेल में बराबर है 70% प्रोटीन जो है वो बैक्टीरियल सेल जो है उसके अंदर प्रोटीन्स कम है 15% है, और जो मैमेलियन सेल है, जो एग्जांपल है यूकैरियोटिक सेल की, उसमें प्रोटीन ज़्यादा है। जारी बात है मैमेलियन सेल, मैमल्स का सेल यूकैरियोटिक है, उसकी प्रोटीन्स रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। और आपको पता है कि यूकैरियोट्स का जो राइबोसोम है वो साइज़ में बड़ा होता है, क्योंकि जो यूकैरियोटिक सेल की प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा होती है। नेक्स्ट कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स बैक्टीरियल सेल में 3%, तो जो मैमेलियन यानी यूकैरियोटिक सेल है उसमें 4% है। तो ये इसका भी नंबर जो है वो ज़्यादा है कार्बोहाइड्रेट्स का यूकैरियोटिक सेल में। लिपिड्स जो हैं, ये लिपिड्स जो हैं अगेन जो बैक्टीरियल सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है, उसमें 2% है, और जो मैमेलियन सेल यूकैरियोटिक सेल है उसमें 3% है। तो आप देखें तो जो प्रोकैरियोट्स हैं उनके मुकाबले में यूकैरियोट्स में प्रोटीन्स का नंबर भी ज़्यादा है, कार्बोहाइड्रेट्स का नंबर भी ज़्यादा है और लिपिड्स का नंबर भी ज़्यादा है। लेकिन आप डीएनए को देखें तो ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो प्रोकैरियोट्स के अंदर ज़्यादा होता है 1%, और यूकैरियोट्स में उसके मुकाबले में उसका चौथा हिस्सा यानी 0.25%। तो ये एक ऐसा सब्सटेंस है, यहाँ से आपसे एमसीक्यू जो है वो पूछा जा सकता है। एंटी टेस्ट में तो इसी तरह का एमसीक्यू आता है, फेडरल बोर्ड में भी ये बात आपसे पूछी जा सकती है कि वो कौन सा सब्सटेंस है इन गिवन 4 सब्सटेंसेस में जो प्रोकैरियोट्स में ज़्यादा होता है और यूकैरियोटिक सेल्स में या मैमेलियन सेल में कम होता है। तो आप देख लें वाटर बराबर है, प्रोटीन जो है वो प्रोकैरियोट में कम, कार्बोहाइड्रेट कम, लिपिड कम, लेकिन डीएनए जो है वो प्रोकैरियोट्स में यानी बैक्टीरियल सेल में ज़्यादा है 1%। इस तरह आरएनए को देख लें तो आरएनए के ऊपर भी इसी तरह का एमसीक्यू बनता है। आरएनए जो है वो 6% है, डीएनए के मुकाबले में आरएनए जो है वो ज़्यादा है। और वैसे डीएनए के मुकाबले में आरएनए की जो कंपोजिशन है, कंपोजिशन नहीं, जो परसेंटेज है, जो अकरेंस है वो आरएनए की ज़्यादा ही होती है। लेकिन अगर आप कंपेयर करें आप एक प्रोकैरियोट को यूकैरियोट के साथ, तो आप गौर से देखें तो प्रोकैरियोट्स के अंदर 6% है बैक्टीरिया में, लेकिन यूकैरियोट्स के अंदर ये 1.1% है। इन प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरियल सेल में डीएनए भी ज़्यादा है, आरएनए भी ज़्यादा है। और इन जनरल डीएनए और आरएनए की बात करें तो आरएनए की जो परसेंटेज है वो डीएनए से ज़्यादा होती है, खा प्रोकैरियोटिक सेल हो या यूकैरियोटिक सेल हो। प्रोकैरियोटिक सेल में देखें डीएनए 1% है, तो जो आरएनए है वो 6% है। मैमेलियन सेल में जो डीएनए है वो 0.25% है, तो जो आरएनए 1.1
1% है। नेक्स्ट देखें तो बाकी मालिक्यूल्स हैं उनकी अक्रेंस एक जैसी है 2%। बैक्टीरियल प्रोकैरियोटिक सेल और मैमेलियन और यूकैरियोटिक सेल में भी वो 2% है। और जो इनऑर्गेनिक आयंस हैं मिनरल्स हैं उनकी परसेंटेज जो अक्रेंस है वो भी एक ही जैसी है 1% to 1%। तो डीएनए और आरएनए ये दो ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल में ज़्यादा होते हैं और यूकैरियोटिक सेल के अंदर कम होते हैं। फिर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स ये तीन ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो यूकैरियोटिक सेल में ज़्यादा हैं लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में, बैक्टीरियल सेल में कम है। लेकिन बाकी जो सब्सटेंसेस हैं वाटर, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस उनकी परसेंटेज इक्वल होती है। तो ये टेबल को मैंने इस तरह डिस्कस इसलिए किया है, ये एग्ज़ाम के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। फेडरल बोर्ड में मैंने कहा यहाँ से एमसीक्यू बन सकता है और इंटी टेस्ट में तो आमतौर पर हर दूसरे साल यहाँ इस टेबल से एमसीक्यू जो है वो देखा जाता है। तो ये था पहला लेक्चर हमारा चैप्टर 2 के ऊपर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे ऑडोलिसिस की और कंडेंसेशन की। टिल देन अल्लाह हाफिज़।